हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर वर्गांग पंचाल और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यानी कि मैं और आप काफी सारी किस बारे में अबाउट फिजिकल सर्वर। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब मैं ये सेशन को डिजाइन कर रहा था तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल पर और यूट्यूब पर 2024 के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है जिसके बारे में पूछा गया है दैट इज अबाउट फिजिकल सर्वर, यानी कि फिजिकल सर्वर किस तरीके से काम करता है, फिजिकल सर्वर क्या होता है, किस तरीके से हम एनवायरमेंट के अंदर फिजिकल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी काफी सारे फिजिकल सर्वर्स हैं तो उन्हें मैं सेंट्रलाइज कैसे मैनेज कर सकता हूं, राइट। और ये जो क्वेरीज आ रही थी, ये क्वेरीज मैंने दो ऑडियंस को डिवाइड करके रखी है। पहली वो ऑडियंस जिन्होंने अभी जस्ट बैचलर्स कंप्लीट किया है और आईटी के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की है। दूसरी क्वेरी उन लोगों के लिए थी, यानी कि उन लोगों ने की है जो ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल है, यानी कि जिन्हें मोर देन 7 ईयर हो चुके हैं, 9 ईयर हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों को लेस अपॉर्चुनिटी मिली है फिजिकल सर्वर्स पर काम करने के लिए। उन लोगों ने विंडोज या लिनक्स के अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ है, काफी सारे ज्यादा अच्छे एक्सपर्टीज हैं, लेकिन जहां बात आती है फिजिकल सर्वर्स की, जैसे कि सर्वर को कैसे बिल्ड करना है, सर्वर को जब हम डिकॉम करते हैं तो कैसे डिकॉम करते हैं, या आईएलओ कॉन्फ़िगर करना है किसी सर्वर के अंदर, या आईएलओ का एक्सेस लेना है, या सर्वर के अंदर रेड कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करेंगे, तो वहां पर वो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और साथ साथ एंड ऑफ दिस सेशन आप इंटरव्यू के अंदर भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जहां पर आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाएंगे। और अगर फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं तो ना तो मैं कहीं जा रहा हूं ना कहीं आप जा रहे हैं, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी से एक और आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन को बिल्कुल भी लेंथी नहीं करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कभी मैं बात करता हूं फिजिकल सर्वर्स के बारे में या ट्रेनिंग के अंदर, जब मैं चैप्टर लेकर आता हूं और मैं एक्सप्लेनेशन करने लगता हूं तो मुझे अपनी जर्नी याद आ जाती है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं कि जब पहली ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट की थी सर्वर्स के अंदर, विच इज MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का पहला सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था ईयर ऑफ 2006। तो जहां से मैंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की थी उन्होंने मुझे सारे के सारे विंडोज सर्वर्स के जितने भी रोल्स थे वो एक डेस्कटॉप के ऊपर ट्रेनिंग देनी चालू कर दी। और जब मैंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को रिकॉल किया, रिकॉल करके इंटरव्यू के प्रोस्पेरस मैंने सारी चीजें गेन की। और गेन करने के बाद जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, बट माइट भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट था। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यूअर ने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने फिजिकल सर्वर्स पे वर्क किया है। तो मुझे लगा यार फिजिकल सर्वर मतलब विंडोज सर्वर के बारे में ये पूछ रहा है, और वो मतलब रियल सर्वर्स ही होते हैं। तो चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, वेब सर्वर है, सीए सर्वर है, या कोई भी सर्वर है, ये मेरे से पूछेगा, मैं इजीली इसके आंसर्स दे दूंगा क्योंकि वो सारी चीजें मैं प्रिपेयर कर आया हूं। फिजिकल सर्वर के बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं था। या इवन मैं अगर बात करूं अपनी जर्नी के अंदर, जब मैंने वो स्टार्ट किया था, इवन आज भी काफी सारी ऐसी ट्रेनिंग कंपनीज हैं जब आपको सर्वर्स के बारे में ट्रेनिंग देती है, चाहे वो विंडोज सर्वर्स की ट्रेनिंग है, लिनक्स की ट्रेनिंग है, तो आपको फिजिकल सर्वर्स के बारे में कम पता होता है, या माइट भी वो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती है और उसके बाद सारी चीजें आपको खुद गेन करनी पड़ती है। फिर ऐसे केस के अंदर आप क्या करते हो, गूगल करते हो, यूट्यूब करते हो, और फिर माइट भी आप लोगों को एएस नेटवर्क जोन का चैनल मिल जाता है जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाती है ना, वहां से आप फिर ये इंफॉर्मेशन लेते हो। मगर आइडियली उस मेंटोर का क्या, उस ट्रेनिंग कंपनी का क्या जिसने सर्वर्स के बारे में नहीं बताया, अगर आप फ्रेशर है तो, है ना। तो इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा, जब उसने मेरे से पूछा कि फिजिकल सर्वर्स पे काम किया, मैंने कहा हाँ मैंने काम किया है। अब ही सेड ओके टेल मी द स्टेप ऑफ हाउ टू बिल्ड अ न्यू सर्वर, लाइक विंडोज सर्वर है और उस टाइम पे विंडोज सर्वर 2003 हुआ करता था। तो ही सेड कि मुझे अपने एक रियल सर्वर पर विंडोज सर्वर 2003 इंस्टॉल करना है, स्टेप बता दो।
तो मैंने क्या करा, मैंने तो क्योंकि जितनी बार भी इंस्टॉलेशन करी थी वो डेस्कटॉप पे करी थी, तो मैंने वही स्टेप्स बता दिए कि मैं सीडी डीवीडी के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकता हूं या यूएसबी बूटेबल कर सकता हूं। और मेरे एनवायरनमेंट के अंदर या तो एचपी सर्वर होगा या डेल सर्वर होगा ज्यादातर, क्योंकि मैंने एचपी या डेल पे काम किया है। वो इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने ज्यादातर जो डेस्कटॉप थे वो एचपी या डेल के ही देखे थे। मुझे बाद में पता लगा कि जो सर्वर्स हैं वो अलग अलग ब्रांड के आते हैं इन एचपी और डेल के अलावा। तो जब मैं स्टेप्स बताने लगा कि मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और बूटेबल लगा दी, सीडी डीवीडी या कुछ भी, F9 प्रेस करूंगा, अपना मीडिया सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरा बूटेबल है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दूंगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आमतौर पे इंस्टॉलेशन होती है वो स्टेप्स में बताने लगा। उसने मुझे वहीं रोक दिया। वो समझ गया कि इस बंदे ने फिजिकल सर्वर पे काम नहीं किया है। देन उसने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने कभी रेड कॉन्फ़िगर किया है। तो रेड से रिलेटेड मुझे याद आया कि हाँ, रेड का भी एक चैप्टर होता है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर हम पढ़ते हैं रेड 1 2 3 4 5। और रेड 5 जो होता है वो रेड 5 हमारा होता है, मतलब जहां पर हमें कम से कम मिनिमम 3 हार्ड डिस्क चाहिए और मैक्सिमम 32 हार्ड डिस्क चाहिए होती है और रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में बताने लगा। मैंने ही सेड कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं फिजिकल रेड के बारे में पूछ रहा हूं। तो भी मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल साइलेंट था। तो पहली बार वहां पर, हालांकि मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, रीजन बीइंग मैंने आंसर्स नहीं दिए थे उस तरीके से, लेकिन आज जब मैं उन चीजों को रियलाइज करता हूं तो मैं अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर कोशिश करता हूं कि जो फेलियर्स मैंने लिए हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को फेलियर्स ना मिले, इस तरीके के इश्यूज ना आए। तो जब कभी मैं ट्रेनिंग्स देता हूं मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। तो आज के सेशन में हम वही सारी चीजें बात करेंगे डिटेलिंग में, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अंदर, इसके अंदर हम, कि हमारा जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है क्या सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, यस, लैपटॉप और डेस्कटॉप सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन इसे आप टेस्ट एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं या ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। यानी कि इससे मतलब ये है, क्योंकि देखो जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करेंगे तो सर्वर के बारे में बात हो रही है। तो सर्वर अक्सर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, चाहे आप टीसीएस का सर्वर ले लें, आप विप्रो का सर्वर ले लें, टेक महिंद्रा का सर्वर ले लें, या आप गूगल का सर्वर ले लें, एचपी का सर्वर ले लें, या किसी भी कंपनी का सर्वर लें, इनके सर्वर्स बंद नहीं होते, इनके डेटा सेंटर्स कभी बंद नहीं होते, 24/7 चलते हैं। लेकिन हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप्स को हमें पावर ऑफ करना पड़ता है। आमतौर पे अगर मैं लैपटॉप के बारे में बात करता हूं और आप सभी अगर प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, तो ऑफिस के अंदर भी अपने जो लैपटॉप यूज करते होंगे तो एक टाइम ड्यूरेशन होगी, शिफ्ट होगी, उस शिफ्ट के अंदर आप काम करते होंगे और उसके बाद लैपटॉप को पावर ऑफ करते होंगे और बैग पैक करते होंगे और घर आ जाते होंगे। अगले दिन अब आप उस लैपटॉप को यूज करने वाले हैं। यानी कि आपने क्या करा, उस लैपटॉप को रिबूट कर लिया विद इन अ सेम डे। सेम थिंग हैपन विद योर डेस्कटॉप। आप जब भी कोई काम करते हैं, काम कंप्लीट करने के बाद अपने डेस्कटॉप को पावर ऑफ कर देते हैं और फिर जब कभी दोबारा जरूरत पड़ती है तो आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं। तो हम ये जो वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं बिकॉज हम लोग एंड यूजर हैं। एंड यूजर का मतलब ये कि मैं अकेला यूजर हूं उस कंप्यूटर पर, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उस चीज का, उस डिवाइस का, उस कंप्यूटर का यूज कर लेता हूं। लेकिन सर्वर को एक सिंगल यूजर यूज नहीं करता है। मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एन एग्जाम्पल, Amazon जो वेबसाइट है, Amazon की वेबसाइट जहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स मिलते हैं या हाउस होल्डिंग इक्विपमेंट्स मिलते हैं, ग्रोसरी की चीजें मिलती हैं, आप वेजिटेबल्स परचेज कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें। तो जब आप Amazon की वेबसाइट को आप ओपन करते होंगे तो आपने देखा होगा सबसे पहली चीज वो 24/7 अवेलेबल है ना। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं तो उस Amazon की वेबसाइट को एक सिंगल यूजर नहीं एक्सेस करता होगा, पता नहीं कितने यूजर्स यूज करते होंगे। और जब Amazon सेल लेकर आता है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, हमें सर्वर्स वही यूज करने हैं। यानी कि मैं वहां पर लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज नहीं कर सकता, सर्वर को यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप को सर्वर की तरह एक्ट कर सकता हूं, आंसर वुड बी यस, वी कैन। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने बेसिकली सर्वर का मतलब ये कि हमने कोई रोल कॉन्फ़िगर करना है उसके अंदर, जैसे प्रिंट सर्वर बनाना है हमें या वेब सर्वर बनाना है, तो हम टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं। लेकिन रियल एनवायरनमेंट के अंदर या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हम इसे कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा रियल एनवायरनमेंट के लिए? इनिशियली अगर
मैं देखो इसमें अलग अलग जर्नीज है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग बजट है, प्रोजेक्ट का बजट है। तो अगर मैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूं, सबसे पहली चीज मैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेकर चलता हूं, जहां पर ये कहते हैं कि हमारे पास 20 to 30 यूजर्स है और ये यूजर्स काम करेंगे। हमें क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है कि ये यूजर सारा का सारा डेटा एक लोकेशन पे सेव कर दे, एक सेंट्रलाइज पाथ पे सेव कर दें। हमें इतना काम करना है। या हमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए कि आप सेंट्रलाइज लोकेशन पे यूजर क्रिएट कर दें और वो यूजर आपके जो कंपनी में क्लाइंट्स हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूजर यूज करें, उन पे वो लॉग इन कर पाए। हमें इंडिविजुअली क्लाइंट कंप्यूटर्स पे यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूजर ना बनाना पड़े। तो दो रोल्स हो गए यहां पर। अब पहला, डेटा सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव करना, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फाइल सर्वर क्रिएट कर लेंगे, है ना। या लिनक्स अगर आप लवर है तो मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पर हम सांबा सर्वर यूज कर लेते हैं। तो सांबा का मतलब ये होता है कि हम एक शेयर फोल्डर बना लेते हैं और शेयर फोल्डर का मतलब ये कि आपका एक डेडिकेटेड सर्वर होगा, उस सर्वर में एक हार्ड डिस्क लगी होगी, उस हार्ड डिस्क को हम बोलेंगे डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर जो यूजर डेटा सेव करेंगे वो उस डेडिकेटेड कंप्यूटर पे सेव करेंगे। आपका बजट भी अभी यहां छोटा है, लो है, और आपकी माइट भी कंपनी 24/7 नहीं चलती है, एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, या माइट भी 12-13 घंटे 14 घंटे मैक्सिमम यूज करते हैं, फिर नाइट में आप अपने सर्वर्स को पावर ऑफ कर देते हैं। छोटा सा एनवायरमेंट, उसके बारे में हम बात करें तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका लो बजट है तो वहां पर आप टावर सर्वर को परचेज कर सकते हैं। वहां जरूरत नहीं है कि आपको एडवांस सर्वर्स यानी कि टावर के बाद भी हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, उन्हें परचेज करने की जरूरत नहीं है, उन्हें परचेज करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, टावर सर्वर परचेज कर सकते हैं। देखने में ये बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं डेस्कटॉप के कंपैरिजन। रीजन भी, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो हमारे पास आई सीरीज लगे होते हैं, यानी कि अभी जो लेटेस्ट, अगर मैं वर्जन के बारे में बात करूं, आपसे पूछता हूं, आप बताओ कि अभी हमारे पास आई सीरीज के अंदर कौन सा लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कौन सी जनरेशन हम यूज कर रहे हैं अभी आई सीरीज के अंदर भी, राइट। नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं वैसे तो, बट अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना। तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है और मुझे भी लगता है कि यार मेरी फैमिली, एस नेटवर्क जोन की फैमिली मेरे को सीरियसली देख रही है, चीजें समझने के लिए देख रही है और मतलब मेरे से वाकई में कनेक्ट होना चाहती है या कनेक्ट होती है, राइट। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से डायरेक्ट इस तरीके से कम्युनिकेट करके। तो कुछ ये चीजें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर i9 सीरीज चल रही है, और i9 के अंदर भी अगर मैं बात करूं अभी तक 8th जनरेशन आ चुकी, सॉरी 9th जनरेशन भी अभी आ चुकी है, यानी i9 प्लस 9th जनरेशन, तो डिफरेंट जनरेशन आ चुकी है। तो उनके कंपैरिजन जो हम वर्क स्टेशन के अंदर जो प्रोसेसर्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं Xeon प्रोसेसर। ये Xeon प्रोसेसर्स हमारे रैक सर्वर के अंदर या हमारे ब्लेड सर्वर्स के अंदर यूज होते हैं। तो वहां पर जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वही फैमिली यहां पर लेकर आ गए। ये जो हमारे टावर सर्वर्स होते हैं थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और स्मॉल बजट के लिए होते हैं। हालांकि अभी इन टावर सर्वर के अंदर भी काफी सारी एनहांसमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन ये जो नई एनहांसमेंट है ये काफी कॉस्टली पड़ती है हम लोगों को। जैसे कि अगर आप टावर सर्वर परचेज कर रहे हैं तो इनके अंदर जैसे अगर एचपी का सर्वर है तो आपको ILO मिल जाएगा, लेकिन ये ILO के लिए आपको अलग से एडिशनल पे करना पड़ेगा। या कुछ सीरीज अभी टावर सर्वर में आ रही है जहां पर इनबिल्ड आपको ILO देखने को मिल जाएगा। या रैक सर्वर आप डेल का टावर सर्वर परचेज कर रहे हैं तो आपको ID रैक देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कुछ वो चीजें हैं। और क्योंकि आपको डेटा सेव करना है तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप जो टावर सर्वर परचेज कर रहे हैं वो रेड सर्वर परचेज करें। अब आप कहोगे कि सर ये टावर के अंदर ये रेड सर्वर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कुछ ऐसा होता है। आप यहां से देख सकते हैं, ये इसका जो फ्रंट पैनल है वहां पर काफी सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। इससे बेनिफिट क्या है कि आप इन हार्ड डिस्क को स्वैप कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है और आप रेड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। और एक हमारे पास जो टावर सर्वर की कैटेगरी होती है वो होती है ये, आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट पैनल पे जो हमारे पास हार्ड डिस्क है वो कुछ भी नहीं है और इसका फ्रंट पैनल जो है लॉक्ड होता है। तो जब कभी आपको इसमें कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है या रिमूव करनी है तो आपको पहले सर्वर को बंद करना पड़ेगा, पावर ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद साइड में से एक प्लेट हटाना पड़ेगा कैबिनेट का, और उसके बाद अपने जो भी आपने वर्किंग करनी है, जैसे डेस्कटॉप में आप वर्क करते हैं एज इट इज वैसे ही वर्क करेंगे।
राइट। तो ये दो डिफरेंट तरीके के हमारे पास टावर सर्वर्स होते हैं। एक ये सिंपल टावर सर्वर है जो रेड बेस्ड नहीं है या इसके अंदर फ्रंट पैनल पे हार्ड डिस्क नहीं है, हालांकि इसमें आप मल्टीपल हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं और जब मल्टीपल हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सर्वर के अंदर जो हमारा ये रेड बेस्ड टावर सर्वर है, इसके अंदर फंक्शनलिटी होती है कि आप फिजिकल हार्डवेयर बेस्ड रेड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। प्लस अगर आप रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं इन सर्वर्स को तो रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि जैसे एचपी का सर्वर है तो आईएलओ है, डेल का सर्वर है तो आपको उसके अंदर आईडी रैक देखने को मिल जाएगा। अगर ये हमारे पास सिस्को का सर्वर या आईबीएम का सर्वर है तो आपको देखने को मिलेगा इसमें आरएमएम पोर्ट, यानी कि रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट। तो आप उसके थ्रू ग्लोबली कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इसे एक्सेस और मैनेज करने का मतलब ये कि कई बार अगर हमारा सर्वर हैंग स्टेट में है, यानी हंग हो गया है और ड्यू टू सम रीजंस, तो आप इसे रिमोटली देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, या आपने रिबूट करना है, कोल्ड रिबूट करना है, हॉट रिबूट करना है, आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो पहली चीज तो ये है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये सर्वर 24/7 चलाए जा सकते हैं, यहां पर केस टू केस वेरी करता है, बट अगर आइडियली मैं बात करूं 24/7 यस चला सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ये होगी या रिकमेंडेशन ज्यादातर ये होती है कि आप इसे वीक में या 15 दिन के अंदर मैक्सिमम एटलीस्ट एक बार 15 डेज के अंदर रिबूट कर लें, या आप इसे मॉनिटर करें और चेक करें कि अगर आपने जहां पर ये टावर सर्वर्स को रखा हुआ है वहां पे कूलिंग ठीक है, अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी, क्लीनिंग आप मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वहां पर माइट भी 15 डेज एक्सटेंड हो सके। लेकिन जैसे मैं अपने एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो मैं 15 डेज के अंदर सर्वर को रिबूट करता हूं, राइट। क्योंकि मेरी जो लैब्स है वो लैब्स को मैं शेयर करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स उन्हें एक्सेस करते हैं और उन पे लैब्स करते हैं। स्पेशली जैसे वी सेंटर सर्वर चल रहे हैं, ESXi होस्ट सर्वर्स चल रहे हैं, तो उन्हें मैं 15 डेज के अंदर एक बार रिबूट जरूर करता हूं, क्योंकि उनकी जो CPU यूटिलाइजेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन है, वो हाई होने लगती है। हालांकि मैंने अपने ऑफिस के अंदर जहां पर ये सर्वर्स का सेटअप किया हुआ है वहां पर एसीज भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 15 दिन के बाद ये सर्वर्स हीट होने लगते हैं। तो ऐसे केस में मुझे रिबूट करना पड़ता है। आप अपने सर्वर को मॉनिटर करेंगे तो आपको इनकी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं एक मिडिल एनवायरनमेंट के अंदर, अगर हम जाते हैं मिडिल एनवायरनमेंट एज एन, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो 5000 यूजर्स हैं, राइट। तो ऐसे केस में क्या ये वर्क स्टेशंस काम करेंगे? माइट भी काम कर जाएं, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल या चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सर्वर पर, उसके बाद आपको ये चीजें देखनी पड़े, राइट। तो अब जब हम मिडिल एनवायरनमेंट पे जाते हैं तो मिडिल एनवायरनमेंट के अंदर हम जो सबसे ज्यादा सर्वर प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं रैक सर्वर की प्रेफरेंस। अब आप कहेंगे सर ये रैक सर्वर क्या है? तो रैक सर्वर का मतलब ये है कि है तो ये भी कंप्यूटर, लेकिन ये जो सर्वर है रैक के अंदर इंस्टॉल होता है। कैसे? आप देख सकते हैं। तो ये हमारी रैक है और इस रैक के अंदर ये जो पैनल के अंदर अगर आप देख रहे हैं या रैक के अंदर देख रहे हैं, ये सारे हमारे रैक सर्वर से इंस्टॉल्ड है, राइट। तो यहां पर जब आप रैक परचेज करते हैं, रैक आती है यूनिट बेस्ड, यानी कि जब आप रैक परचेज करें तो वो आपसे पूछेगा, जिससे भी आप रैक परचेज कर रहे हैं, कि कितने यू रैक चाहिए आपको। यू स्टैंड्स फॉर यूनिट, तो यानी कि कितने आप सर्वर्स इसमें प्लेस करने वाले हैं। और ये जो रैक सर्वर्स है ये 3 तरीके की कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं, U1, U2 और U3, राइट। तो यानी कि U1 थोड़ा सा स्मॉल साइज, मिड साइज होता है, बिल्कुल छोटा पतला सा होता है, आपको फ्रंट पैनल से ये पतला दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ के बारे में बात करूं तो आप लेंथ इसकी नॉर्मल जैसे हमारे सर्वर्स होते हैं उस तरीके के सर्वर्स की लेंथ आपको मिलेगी। तो ये डेप्थ में तो काफी ज्यादा लंबा होगा, लेकिन थिकनेस अगर आप फ्रंट पैनल से देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा होगा। U2 में अगर मैं जाता हूं तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाता है और U3 थोड़ा और बड़ा साइज हो जाता है, राइट। तो कुछ ये चीजें हैं। या हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे फ्रंट पैनल पे अभी जैसे U1 सर्वर है तो हम हार्ड डिस्क को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, और जो U3 सर्वर है उसमें हम इस तरीके से हार्ड डिस्क को प्लेस करते हैं। तो जब हार्ड डिस्क हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेस हो रहा है तो उस हिसाब से हमारे सर्वर की थिकनेस बढ़ जाती है, राइट। तो अभी क्या U1 और U2 और U3 जब हम सर्वर यूज कर रहे हैं तो इनमें खाली हार्ड डिस्क प्लेसमेंट का ही फर्क है या इनकी परफॉर्मेंस का भी फर्क है? परफॉर्मेंस का भी फर्क है, राइट। अब
मुद्दे की बात पर आए तो हमें ये रैक सर्वर क्यों चाहिए? तो सबसे पहली चीज, जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप हमें सर्वर फंक्शनलिटी नहीं दे रहा था, वो फंक्शनलिटी ये रैक सर्वर्स देते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इन रैक सर्वर्स का ये है कि ये 24/7 एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है कि मोर देन 1 ईयर भी ये सर्वर्स स्मूथली काम करते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं आते। तो अगर आप किसी कॉलेज के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप ये रैक सर्वर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बजट का इश्यूज होता है या पर्सनली खुद के लिए जब वो अपना सेटअप कर रहे हैं तो वो सेकेंड हैंड सर्वर परचेज कर लेते हैं। तो सेकेंड हैंड सर्वर आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अमूमन क्या होता है, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई या रैम खराब हो गई। तो ऐसे केस में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब आप सेकेंड हैंड सर्वर परचेज करते हैं तो एटलीस्ट हार्ड डिस्क नई ले, रैम आप उसमें नई लगाएं, नई इंस्टॉल करें। हालांकि डिपेंड करता है बजट पे भी, कई बार आप कहते हो कि भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं नई रैम को इंस्टॉल करूं, तो ऐसे केस में एटलीस्ट आप हार्ड डिस्क तो नहीं यूज करें। न्यू यूज करेंगे तो इसमें क्या है कि आपको स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। और डिफरेंट तरीके की हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आती हैं जब हम इस सर्वर को यूज करते हैं। अगर आप हार्ड ड्राइव स्टोरेज से रिलेटेड या रेट से रिलेटेड भी चीजें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रेट से रिलेटेड मैं एक सेशन लेकर आऊंगा वहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर रेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं रेट से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए एक सेशन डिजाइन कर दूंगा, लेकिन सेशन तभी डिजाइन करूंगा जब आप लोगों मेरे को कमेंट करेंगे, है ना। तो ये जो हमारे रैक सर्वर है, इन रैक सर्वर को सबसे पहली चीज तो इस तरीके से बनाया जाता है 24/7 एनवायरनमेंट काम कर सके। कैसे? क्योंकि इसके अगर मैं बैक पैनल की तरफ जाता हूं तो बैक पैनल में अगर आप देखेंगे तो दो आपको यूपीएस नहीं, एसएमपीएस देखने को मिल जाते हैं, जिसका फायदा यह है कि आप दोनों एसएमपीएस के अंदर पावर सप्लाई प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, तो दिल्ली के अंदर जो हमारा वेंडर है जो पावर सप्लाई देता है हमें, वो देता है बीएसीएस। तो मैं बीएसीएस से क्या कर सकता हूं, जो भी पावर सप्लाई मेरे ऑफिस के अंदर आ रही है वो लेकर मैं कनेक्ट कर सकता हूं पावर स्ट्रिप से डायरेक्ट, मैं इस सर्वर को पावर सप्लाई दे सकता हूं। लेकिन दूसरा पावर सप्लाई क्यों है, उसका रीजन ये कि माइट भी कि आपका ये बीएसीएस लाइट कटआउट हो जाए ड्यू टू मेंटेनेंस, या आपका कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, पावर ब्रेक हो गया, तो ऐसे केस में आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। तो सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। तो अब सर्वर डाउन ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा। जैसे या तो माइट भी आप ऑनलाइन यूपीएस यूज कर रहे हैं या आपके डेटा सेंटर के अंदर सोलर पैनल्स लगे हैं, उससे आपके पास एनर्जी आ रही है, तो उस एनर्जी को आप इस सेकेंड पैनल के अंदर एसएमपीएस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका सर्वर डाउन नहीं होगा। तो पहला बेनिफिट होता है इसके अंदर आपको ड्यूल एसएमपीएस देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि ये ड्यूल एसएमपीएस की फंक्शनलिटी वर्क स्टेशंस यानी कि टावर सर्वर्स के अंदर भी आजकल अवेलेबल होने लगी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर मैं बात करूं इनिशियली जो इनके बजट होते हैं वर्क स्टेशंस के अंदर, अगर डबल एसएमपीएस आईएलओ या आईडी रैक के साथ अगर मैं सर्वर परचेज करता हूं और रेट बेस्ड सर्वर्स होंगे तो ऑन एन एवरेज ये तकरीबन 2 लाख प्लस के अंदर इसकी कॉस्टिंग बैठ जाती है, राइट। नए सर्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बाकी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 2 लाख मैंने बोला तो 2 लाख ही होगा। रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि आईटी के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कई बार वैल्यू डाउन हो जाती है, कई बार अप हो जाती है, तो इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन रैक सर्वर के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हमें ये फंक्शनलिटी मिलती ही मिलती है। आपको अलग से कोई एडिशनल पैसा पे नहीं करना है ड्यूल एसएमपीएस के लिए, 2 एसएमपीएस मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर दूसरी चीज इसके अंदर क्या खासियत होती है, जो हमारा रैक सर्वर है, इस रैक सर्वर के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, बैक एंड पैनल के अंदर आपको 2 तरीके के निक कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगी कैटेगरी। अगर आप ओल्डर सीरीज के अंदर जाते हैं तो 2 कैटेगरी क्या होगी, दोनों पोर्ट्स 2 कैटेगरी जो आपके निक कार्ड्स की कैटेगरी लगी होगी, पहला कार्ड लगा होगा 10 गिग का और दूसरा कार्ड लगा होगा आपका 1 गिग का, यानी 10 गिग और 1 गिग। बेनिफिट क्या है जी, अब भाई सारे 10 गिग क्यों नहीं लगाए, स्पीड ज्यादा फास्ट क्यों नहीं मिल रही मेरे सर्वर्स को, तो 10 गिग इसलिए लगाया है। उसके अंदर 10 गिग का मतलब ये कि जो पीसीआई स्लॉट पे आपके मदरबोर्ड के अंदर जो रैक सर्वर के अंदर ये जो कार्ड लगा है, ये इसमें एटलीस्ट आपको 4 पोर्ट मिलते हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन द सर्वर टू सर्वर, आजकल 8 पोर्ट्स भी आते हैं, बाकी पुराने सर्वर सीरीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो 4 पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो उन 4 पोर्ट में आपको 10 गिग की स्पीड मिलेगी। तो अगर आप स्टोरेज कनेक्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप
के पास जैसे आप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, क्वेरी फास्ट रिजॉल्व करानी है, डीएनएस बना रहे हैं, क्वेरी फास्ट रिजॉल्व करानी है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस फास्टली असाइन कराना है किसी कंप्यूटर को, तो आप उस केस के अंदर ये चीजें यूज कर सकते हैं। या अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज करें तो वर्चुअलाइजेशन के केस में भी आप ये 10 गिग के लैन कार्ड्स या अडेप्टर्स को यूज कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आप डेटा सेंटर लेवल वर्चुअलाइजेशन करेंगे, यानी ESXi होस्ट इंस्टॉल करेंगे, फिर vCenter इंस्टॉल करेंगे और VDS स्विच को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तब आप ये 10 गिग की स्पीड के निक कार्ड्स को यूज कर सकते हैं वहां पर, राइट। अब माइट बी कि यहां पर काफी सारे हमारे पास IT प्रोफेशनल्स या फ्रेशर्स स्टूडेंट्स जो ये सेशन देख रहे हैं, उन्हें ये वाली लाइन समझ में ना आए कि VDS स्विच क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर माइट भी पता हो, लेकिन VDS स्विच क्या होता है या vCenter सर्वर क्या होता है, कैसे हम उस पर काम करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी अलग से एक पैरेलल सीरीज चल रही है VMware से रिलेटेड, वहां पर आप अभी सेशन अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्द आपको सेशन अवेलेबल हो जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जैसे ही मैं वो सेशन रेडी कर दूंगा, राइट। बट अभी के केस में आप VMware के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कैसे होता है, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होके VMware की ऑफिशियली जो ट्रेनिंग होती है विच इज VCP DCV, वो भी आप ले सकते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग्स भी AS नेटवर्क जोन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएं और टेक्नोलॉजीज को लर्न करें, तो ऐसे केस में आप AS नेटवर्क जोन से कनेक्ट हो सकते हैं और आप सारी की सारी चीजें यहां से लर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेशली वर्चुअलाइजेशन, राइट। और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये अभी क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात हो रही थी तो मैंने वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करी, राइट। अब ये जो 1 गिग के टास्क जो आपके पास निक कार्ड्स है, इनका क्या बेनिफिट है? इनका बेनिफिट ये है कि आप अगर डेली टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सर्वर्स को पिंग करते हैं या आपको लो बैंडविड्थ चाहिए, तो वहां पर आप 1 गिग के लैन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट हमारे रैक सर्वर्स आ रहे हैं, इनमें बेनिफिट आपको एक और मिलता है कि इसमें आपको फाइबर पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो फाइबर पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 गिग से भी और ज्यादा एडवांस फंक्शनलिटी होती है, ज्यादा स्पीड होती है इसके अंदर। आपको स्पेशली जैसे 24 गिग की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी जब आप स्टोरेज कनेक्टिविटी करते हो, तो वो चीजें हैं। या आपको किसी और टास्क के लिए जैसे VPN सर्वर बना रहे हो और आपको यूजर ऑथेंटिकेट फास्टली कराना है, तो ऐसे केस में आप यूजर को फाइबर पोर्ट के साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हो, राइट। तो फाइबर पोर्ट्स भी आपके रैक सर्वर के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर अभी नहीं है और आप एडिशनल लगाना चाहते हैं तो आपको एडिशनल उसका पे करना पड़ता है और फिर आप फाइबर पोर्ट्स का बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इवन आजकल फाइबर पोर्ट के बारे में मैं बात करूं तो हम लोग जब घर में इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम वो भी प्रेफरेंस ये रहती है कि फाइबर कनेक्शन होना चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो है ही, लेकिन वो फाइबर बेस्ड है तो स्पीड हमें ज्यादा फास्ट मिलेगी, है ना। और ड्रॉप जो पैकेट्स होते हैं वो लेस होंगे, तो फाइबर पे स्पीड हमें ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो रैक सर्वर के अंदर हमें फाइबर पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि वर्क स्टेशंस के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली पड़ते हैं, राइट। लेकिन रैक सर्वर के अंदर आप यहां लगा सकते हैं और लेटेस्ट सर्वर्स जब आप कभी परचेज करते हैं तो इसमें अवेलेबल होते हैं। सीरीज है, इनमें जनरेशंस है, तो कुछ वो सारी की सारी चीजें। अभी मैं ओवरऑल वेंडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो डेल का सर्वर है, HP का सर्वर है, सिस्को का सर्वर है, फिजित्सु का सर्वर है या IBM का सर्वर, सभी सर्वर्स के अंदर ये सारी फंक्शनलिटीज अवेलेबल होती है। प्लस आपके इन रैक सर्वर्स के अंदर एक और पोर्ट होता है जो नेटवर्क पोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन हम इस पोर्ट को बोलते हैं रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट। अब ये रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर आपका सर्वर हंग स्टेट में है और आप किसी रिमोट लोकेशन पे बैठे हैं तो आप रिमोट लोकेशन से इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर आपने कहा अभी अभी कि सर्वर हंग स्टेट में है तो रिमोटली कैसे लेंगे? गुड क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे रैक सर्वर्स हैं इनके अंदर जो रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट्स हैं, इनका खुद का ओन CPU होता है, मेमोरी होती है, इनका स्टोरेज होता है, छोटा सा मिनी स्टोरेज होता है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। तो इसका रियल सर्वर यानी जो रैक सर्वर का जो प्रोसेसर है या मेमोरी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने खुद के ओन रैम, CPU यानी कि प्रोसेसर्स और मिनी स्टोरेज को यूज करता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रिमोटली कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको नहीं आता है
स्पेशली ये RMM का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ILO के बारे में। तो अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप आई बटन से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं कि ILO कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो कंपनीज के अंदर आपको ILO के जो डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे, वो वर्जन 4, 5 और 6 भी है, राइट। इसी तरीके से ID रैक्स कॉन्फ़िगर होते हैं या फिर आपके रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट्स कॉन्फ़िगर होते हैं। तो ये बेनिफिट हमें रैक सर्वर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये अभी बैक पैनल के बारे में मैंने बात करी है। अब अगर मैं इसके फ्रंट पैनल पे आ जाता हूं तो यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको जब मैंने पहली बार फिजिकली रैक सर्वर्स के साथ काम करना चालू किया तो मुझे लगा कि माइट बी, और इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने पहला फिजिकल सर्वर के साथ काम किया था तो कंपनी में नहीं किया था, मेरे को परचेज करना पड़ा था। क्योंकि ज्यादातर केस में ये होता था कि सारे के सारे सर्वर्स रिमोट लोकेशन में रखें और मुझे फिजिकल सर्वर के बारे में सीखना था। तो मैंने ऐसे केस में क्या करा, मैं नेहरू प्लेस गया, ओल्डर एक सेकेंड हैंड सर्वर परचेज किया। सो वहां से जब मैंने सर्वर परचेज किया तो उसमें मैंने देखा फ्रंट पैनल में मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई थी। तो मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई थी, मुझे तब समझ में आया कि अच्छा सर्वर के अंदर माइट भी जो मैंने परचेज किया, तब मुझे लगा कि माइट भी जो मैंने परचेज किया है ये रेड सर्वर है। तो सर्वर में हो सकता है कि दो कैटेगरी आती होंगी कि एक रेड बेस आता है, एक नॉन रेड। लेकिन आज मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो जितने भी सर्वर्स हैं हमारे फिजिकल रैक सर्वर्स, इनके अंदर रेड कंट्रोलर इनेबल होता है, फिजिकल यानी कि हार्डवेयर बेस्ड रेड होता है, मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है। सिंगल हार्ड डिस्क के साथ ये नहीं आता। हाँ, वो अलग बात है कि आपने सिंगल हार्ड डिस्क की यूज करनी है, आपका बजट बहुत ज्यादा कम है। आइडियली वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन करूंगा कि जब आप रैक सर्वर को यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 2 हार्ड डिस्क तो यूटिलाइज करें, यूज करें, ताकि आपकी एक हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क है और आपका वो सर्वर डाउन ना हो, आपके नेटवर्क के ऊपर वो इंपैक्ट ना, राइट। तो मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है, आप उस रेड सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो भी चीजें हैं इसके अंदर। तो अभी मैं अगर इस बारे में बात करूं, मैं आपको एक वाक्य बताऊं, तो जब मैंने अपना पहला फिजिकल सर्वर परचेज किया था तो मैंने IBM का सर्वर परचेज किया था। और जब IBM का सर्वर परचेज किया तो मुझे नहीं पता था कि IBM के सर्वर के अंदर ILO पोर्ट नहीं होता, रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट होता है। इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी बाद में। तो मैंने क्या करा, जब सर्वर परचेज किया, परचेज करने के बाद इसे मैंने कॉन्फ़िगर करने लगा तो देखा यार इसके अंदर तो ILO पोर्ट ही नहीं है। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि यार मैंने गलत सर्वर परचेज कर लिया, इसमें तो मतलब ILO पोर्ट ही नहीं है। माइट बी कि जिससे मैंने ये सेकेंड हैंड सर्वर परचेज किया उसने ILO पोर्ट हटा दिया। तो फिर मैं उस सर्वर को वापस उस वेंडर के पास लेके गया जहां से मैंने वो परचेज किया था, और परचेज करने के बाद उसने मेरे पे बड़े हंसते हुए बोला कि सर आप पहली बार सर्वर के साथ काम कर रहे हो क्या? तो उसने मेरे को बताया कि IBM के अंदर रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट होता है, और तब मैंने गौर से ध्यान दिया कि हाँ उसमें एक एडिशनल पोर्ट था और रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट था। तब मुझे पता लगा कि हर कंपनी का अलग अलग रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट होता है, राइट। और फ्रंट पैनल पे अगर मैं बात करूं तो उसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क थी। तो जब मैंने ये सर्वर परचेज किया था IBM का तो मुझे लगा था कि माइट बी कि मैंने जो सर्वर परचेज किया इसी के अंदर रेड बेस हार्डवेयर है ना। तो मुझे लगा था कि 2 तरीके के रेड सर्वर मतलब सर्वर्स आते, रैक सर्वर्स, रेड वाले भी और नॉन रेड वाले भी। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे काम करना चालू किया, चीजें देखी, तब पता लगा और गूगल पे चेकआउट करा, जैसे HP के पोर्टल पे, डेल के पोर्टल पे, सिस्को के पोर्टल्स पे, तो पता लगा कि जितनी भी रैक सर्वर्स है मल्टीपल हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड होती है, इसमें लगी हुई होती है, और आपको बस वो कॉन्फ़िगर करनी होती है। यानी कि जब आप नया सर्वर परचेज करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले आपको सर्वर के अंदर जब आप पावर ऑन करते हैं असेंबल करने के बाद, तो आपको आपका रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। रिमोट मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको आपका रेड सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब रेड कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बाद जाकर अगर आप चाहें तो डिवाइस एंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल और अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, वेदर इट इज विंडोज या लिनक्स, या कई बार कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा लैन कार्ड का ड्राइवर डिटेक्ट ना हो, या माइट भी हमारा ग्राफिक कार्ड डिटेक्ट ना हो, तो ऐसे केस में आप पहले डिवाइस एंड ड्राइवर्स भी इंस्टॉल या अपग्रेड कर लें। अब अगर आपके पास देखो एक ही रैक सर्वर है तो आप क्या करेंगे, डिवाइस एंड ड्राइवर उस वेंडर की साइट से, यानी कि HP का सर्वर है तो HP की साइट पर जाएंगे और उस वर्जन से, यानी कि जैसे अगर आपके पास आप बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास
HP का 380p HP Pro लेंस सर्वर है और जनरेशन 9 है या जनरेशन 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसके डिवाइस एंड ड्राइवर्स को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके और पेन ड्राइव बूटेबल बना के आप उसमें अटैच कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आता है आपके पास, जब आप उसका डिवाइस एंड ड्राइवर के अंदर जब आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसे, तो उसमें आप वो पाथ बताते हैं आपके USB का, वहाँ से वो डिवाइस एंड ड्राइवर में से वो उठा लेती है डिटेल और फिर उसका उसे इंस्टॉल कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हो। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें। तो अगर एक ही सर्वर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बल्क में सर्वर है तो आप क्या करेंगे, तो आपको ऐसे केस में HP एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है विच इज नोन एज HP वन व्यू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, जैसे आपके डेटा सेंटर के अंदर आप बोलते हो कि थाउजेंड्स ऑफ सर्वर है, तो आप क्या कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स को वन व्यू के अंदर ऐड कर सकते हो। तो जब वन व्यू के अंदर ऐड करोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप मल्टीपल आपके जो फिजिकल सर्वर्स हैं उन्हें सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से डेल का खुद का ओन अपना एप्लीकेशन आता है, सिस्को का अलग आता है, IBM का अलग आता है। तो आपके डेटा सेंटर के अंदर जो भी सर्वर्स हैं आप वो यूज करते हैं, आप देख सकते हैं उनसे रिलेटेड कि आपका कौन सा एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आपकी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हैं सर्वर्स को, राइट। तो कुछ ऐसा सा, तो HP के केस में वन व्यू है जहां से आप सेंट्रलाइज ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपका कोई हार्डवेयर लेगेसी में है, बहुत पुराना है, और जब आप उसे वन व्यू के साथ ऐड करते तो माइट भी कई बार वो ऐड तो हो जाता है लेकिन डिवाइस एंड ड्राइवर्स अपग्रेड नहीं हो रहे या वो सर्वर ऐड ही नहीं हो रहा है वन व्यू में, तो ये चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे सर्वर्स जो लेगेसी सर्वर्स होते हैं यानी पुराने सर्वर्स होते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं इंडिविजुअल, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेंटर की कितने लेगेसी सर्वर्स है। देन इन रैक सर्वर्स के अंदर यानी इन फिजिकल सर्वर्स के अंदर और क्या खासियत होती है, खासियत ये होती है कि इनके अंदर जो फैन लगे होते हैं, एक ट्रे होती है, मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फैंस लगे हुए हैं। तो अगर आपका कोई फैन खराब हो जाता है तो आप रैक सर्वर के अंदर रनिंग एनवायरनमेंट में आप उस फैन को रिमूव कर सकते हो, रिमूव करके वापस जो भी आपके पास नया सर्वर है उस सर्वर में मतलब जो भी आपका फैन है नया, उस नए फैन को वापस से इंस्टॉल कर सकते हो रनिंग एनवायरनमेंट पे। आपको ऐसा नहीं कि पहले रैक सर्वर बंद करना है और फिर फैन चेंज करना है, नहीं, आप रनिंग एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। वेयरएज अगर मैं बात करूं क्या ये सारे काम आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में कर सकते थे या वर्क स्टेशंस में कर सकते थे, नहीं, वहां पर आपको पहले सर्वर को पावर ऑफ करना पड़ता है या लैपटॉप या डेस्कटॉप को पावर ऑफ करना पड़ता, फिर उसके बाद आप उसमें फैन चेंज करते। लेकिन इनके अंदर फंक्शनैलिटी ये है कि आप रनिंग एनवायरनमेंट में आप चेंज कर सकते हो। हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, अगर आपने रेड जो भी कॉन्फ़िगर किया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वो हार्ड डिस्क को स्वैप कर सकते हो, यानी कि वो हार्ड डिस्क निकाल लो और नई हार्ड डिस्क प्लग कर दो, राइट। तो कुछ वो बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी के साथ लोडेड होता है हमारा रैक सर्वर। और रैक के अंदर भी अभी हमने जैसे बात करी कि रैक सर्वर, इसके अलावा हमारे पास एक एडवांस वर्जन सर्वर होता है विच इज नोन एज अ ब्लेड सर्वर। ब्लेड सर्वर के अंदर खासियत क्या होती है, ब्लेड सर्वर जो हम रैक के अंदर जब माउंट करते हैं तो ये डायरेक्टली माउंट नहीं होते, ये माउंट होते हैं एनक्लोजर के अंदर। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, यानी कि एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर मल्टीपल ब्लेड सर्वर्स लगे हुए हैं और उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन ब्लेड सर्वर्स के अंदर अगर मैं बात करूं एज कंपैरिजन ऑफ रैक, थोड़े से कॉस्टली होते, थोड़े नहीं काफी कॉस्टली होते, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस रैक सर्वर के कंपैरिजन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो अगर आपको हाई कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, लेटेस्ट सर्वर चाहिए, ऐसे केस में आप ब्लेड सर्वर की तरफ जा सकते हैं, राइट। अब इन लास्ट अगर मैं बात करता हूं इस सेशन के अंदर कि मुझे जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर रहा हूं तो मुझे कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए, यानी कि कितनी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, CPU कितना होना चाहिए, उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अक्सर मेरे पास पता नहीं कहां से ऑल ओवर द इंडिया इवन कॉल आता है कि सर हमें ये सेटअप करना है और इसमें आप हमें सजेस्ट करेंगे कितनी रैम लगानी है, कितना प्रोसेसर होना चाहिए सर्वर के अंदर, या कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए रैक का, या रैक यूज करें या वर्क स्टेशंस यूज करें। तो आई बिलीव कि इनिशियली सबसे पहली चीज तो ये कि बजट आपके ऊपर मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है कि अगर आप ये चीजें बियर कर लेंगे कि ठीक है मैं सर्वर को डाउन कर रहा हूं तो उस टाइम पे आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं या वो चीजें मैनेज कर सकते हो, तो ऐसे केस में आप वर्क स्टेशंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डाउन टाइम नहीं चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप रैक सर्वर पे तो एटलीस्ट जाए,
राइट। और रही बात कॉन्फ़िगरेशन के प्रोस्पेरस, तो देखो ये कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं है कि ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मैं आपको बोल देता हूं कि लेटेस्ट सर्वर खरीद लो, लेकिन आपका यूजेज ही नहीं है इतना। यूजेज एज इन कि हर सर्वर रोल का अलग अलग यूजेज होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर का जो सबसे ज्यादा रिसोर्स इक्विपमेंट यूज होता है वो नेटवर्क पोर्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। रीजन मीन आपने यूजर क्रिएट करे, आपने ग्रुप्स क्रिएट करे, आपने पॉलिसीज क्रिएट करी, वो एक बार क्रिएट करी और छोड़ दिया। लेकिन अब सबसे ज्यादा डोमेन कंट्रोलर पे क्या होता है, जो क्वेरीज आती हैं वो यूजर ऑथेंटिकेशंस की क्वेरीज आती हैं। तो इन अ डे पता नहीं कितनी बार आती होगी, एक यूजर दिन में कितनी बार लॉग इन लॉग ऑफ करता होगा, तो जितनी बार लॉग इन लॉग ऑफ करेगा वो नेटवर्क के थ्रू करेगा। तो ऐसे केस में क्या है, नेटवर्क की अच्छी स्पीड चाहिए, राइट। यस, सीपीयू भी वहां मैटर करता है, स्टोरेज भी मैटर करता है, लेकिन स्टोरेज अगर मैं बात करूं फिजिकल सर्वर के अंदर, अगर हमारे पास लेस स्टोरेज है तो कंपनीज क्या करती हैं, सेंट्रलाइज स्टोरेज को यूज करती हैं। अब ये सेंट्रलाइज स्टोरेज क्या है, यानी कि जो सर्वर में फिजिकल हार्ड डिस्क लगी, इसे हम बोलते हैं डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। ये डैश को कम यूज करती है। इसमें वो क्या करती है, केवल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, रेडी हो गया, रेडी होके दैट्स इट। अब जब भी कोई डेटा हमने सेव करना है, या डी ड्राइव बनानी है, ई ड्राइव बनानी है डेटा स्टोर करने के लिए, या ईडी इंस्टॉल करके उसका डेटाबेस रखेंगे, या डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका डेटाबेस रखेंगे, तो उसका स्पेस हम ले लेते हैं कहां से, स्टोरेज से, राइट। तो हम या तो नेस यूज कर सकते हैं या फिर सैन यूज कर सकते हैं। तो वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। इवन अगर आप वर्चुअलाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, आप ESXi होस्ट इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, तो वर्चुअल मशीन्स भी हमारी सारी की सारी कभी भी डैश पे क्रिएट नहीं होती है। सारी हार्ड डिस्क, सारी जो वर्चुअल मशीन से हमारी 99% सैन पर ही क्रिएट होंगी, नेस पर क्रिएट नहीं होती है। क्यों नहीं क्रिएट होती है, उसका रीजन ये है कि नेस पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आती है, तो सैन पर हम अपना वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं। तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि आपको इस सर्वर पे क्या चीजें रन करनी है, कौन सी सर्विसेज रन करनी है। अगर ESXi होस्ट रन करना है तो आप ये देख लो इस ESXi होस्ट पे कितनी वर्चुअल मशीन्स आप रन करने वाले हैं। 5 मशीन से 10 मशीन है, 50 मशीन से। और अगर आपने ये चीजें ऑब्टेन कर ली कि अच्छा ठीक है मैं 50 वर्चुअल मशीन्स को रन करने वाला हूं, तो उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है ना। तो आपको इस तरीके से सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। और आप कहते हो कि नहीं जी मैं फिजिकल सर्वर के ऊपर ही विंडोज या लिनक्स सर्वर्स को इंस्टॉल कर दूंगा और फिर मैनेज करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बट यहां पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कितना रैम कितना सीपीयू, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। हाँ, इनिशियली ये आप जरूर कर सकते हैं कि जब आप रैक सर्वर परचेज करते हैं, जैसे आज के टाइम में अगर आप रैक सर्वर परचेज करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ऐसा रैक सर्वर खरीदें, पुराना खरीद रहे हैं या नया खरीद रहे हैं, तो एटलीस्ट वो 256 GB से लेके 512 GB रैम तक एक्सपेंड होता हो, उस सर्वर के अंदर ड्यूल प्रोसेसर्स लगे हों, और आज के टाइम में मिनिमम 64 कोर का तो हो। वैसे 64 कोर कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है, कई बार बहुत कम भी होता है। अगर आप अगेन हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हो तो 64 कोर इज गुड, लेकिन अगर आप 32 कोर यूज कर रहे हो और वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो तो वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप फिजिकली विंडोज या लिनक्स इंस्टॉल करके इस रैक सर्वर पे मैनेज करने वाले हो तो 32 कोर आई बिलीव और 64 कोर्स इज सफिशिएंट। बट डिपेंड करता है आप कितने ह्यूज कैपेसिटी पे, कितने एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं ओवरऑल जहां पर आपको ये एनालिटिक्स बैठाकर सेट करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी कहां पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो विद इन अ वन क्लिक या विद इन ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको सजेस्ट किया और उतना आपने यूज किया, फिर कल आप मेरे को कंप्लेंट करोगे कि वर्गांक आपने जितना बोला था उतने में हमारा सर्वर नहीं चल रहा है। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेली कितना यूजेस हो रहा है। तो अगर यूजेस बढ़ रहा है तो उस केस में यस, अगर आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको रिसोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब भी रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, जैसे रैम बढ़ा रहे हो, तो यस रैक सर्वर को पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो कुछ वो चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पास रैक सर्वर के अंदर सफिशिएंट रिसोर्सेज है, वर्चुअल मशीन के अंदर आपने रैम बढ़ानी है और आपके फिजिकल सर्वर में उतनी रैम इंस्टॉल्ड है, जैसे आपके फिजिकल सर्वर के अंदर 1 TB रैम इंस्टॉल है ना, तो 1 TB रैम इंस्टॉल है, आपने ESXi होस्ट इंस्टॉल किया, 50 वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, अभी आपके पास जो फ्री मेमोरी है आपके फिजिकल रैक सर्वर के अंदर, लेट्स सपोज 600 GB ऑफ रैम फ्री है, तो आप किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर रैम को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट अ डाउन टाइम,
राइट। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम रैम को इंक्रीज करते हैं या प्रोसेसर्स को इंक्रीज करते हैं, तो जब हम कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं तो उसमें हॉट प्लग की एक फंक्शनलिटी होती है, उसे हमने चेक किया है कि नहीं। पता लगा फिजिकल सर्वर में फंक्शनलिटी इनेबल्ड है, लेकिन हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के टाइम पे वो ऑप्शन इनेबल नहीं किया था। अगर नहीं किया तो ऐसे केस में फिर अगेन चैलेंजेस आ जाएंगे कि पहले वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ करना पड़ेगा, डाउन टाइम लेना पड़ेगा, फिर आप उसकी मेमोरी को या प्रोसेसर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ वो चीजें हैं। बट यस, अगर आपने उसे डाउनग्रेडेड करना है तो उस केस में आपको एक बार पहले वर्चुअल मशीन पावर ऑफ करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो आई बिलीव कि आज के इस सेशन में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए हैं। कुछ अभी क्वेश्चंस के साथ मैं बच गया हूं, स्किप हो गया हूं, जैसे ILO कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑलरेडी मैंने सेशन बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि YouTube पे डायरेक्ट भी सर्च करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर ILO या HP सर्वर में ILO कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आई बिलीव कि पहले नंबर पे जो रैंक पे वीडियो मिलेगी वो AS नेटवर्क जोन की मिलेगी। तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि ILO कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। रेड से रिलेटेड अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, चीजें नहीं बताई हैं, बट अगर आप जानना चाहते हैं कि रेड क्या होता है, रेड सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मुझे कमेंट में आप बताओ, तो मैं उस पर भी एक अलग से सेशन जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊंगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आई बिलीव कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कैसे पता लगेगा? यार एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है, और क्या क्या चीजें ऐसी थी जो आप लोगों के लिए नई थी, यूनिक थी, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में मैं उन लोगों के लिए भी वेट करूंगा अगर कुछ चीजें रह गई हैं सेशन के अंदर, या आपको क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं उन चीजों के बारे में डिटेलिंग के अंदर, तो वो यूजर्स या वो फैमिली मेंबर्स भी कमेंट करें, ताकि मैं अपकमिंग सेशन उनसे रिलेटेड चीजें भी डिजाइन कर पाऊं, राइट। तो कुछ ये सारी की चीजें हैं। तो एट लास्ट मैं कहूंगा आई बिलीव कि आज का ये सेशन यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। मिलेंगे जल्दी ही हम अगले नए सेशन के अंदर। तब तक एक ही मैसेज आप लोगों को कन्वे करूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।